हेलो दोस्तों। फाइनली, हाँ जी, फाइनली तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है हम लोग पार्ट 4 पर भी जाएंगे। ये अभी सिर्फ पार्ट 3 आप देख रहे हैं। ऑलरेडी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आए, ये अपना वादा है या फिर ये कह लो ये वादा था जो तुम निभा के आए हो। तभी तो मेरे को आप लोग चैंपियन लगते हो भाई। आईईडी का चैप्टर नंबर 6 वो है एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आज मैं बेसिकली ये तीन तीन टॉपिक ही कवर करूंगा। देखो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स क्यों ला रहा हूं, ताकि आईईडी ना आप देखते देखते ही फिर जब आप घर पे वो वापस से किसी ना किसी बुक से पढ़ोगे या मेरी नोट से पढ़ोगे तो आप याद करो। और है ना, एक दिन में इतने टॉपिक तो यार कोई भी याद कर सकता है। मेरे को मालूम है तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है ये, क्योंकि तुमको ज्यादा पढ़ने की आदत है। पर एवरेज अगर पूरा क्राउड का देखा जाए तो तुमको मालूम है कैसे कैसे लोग और भी बैठे। तो बेटर ये है, हर लेक्चर में 30-35 मिनट्स का ही ले रहा हूं। तो मैंने पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कोई वन शॉट वीडियो नहीं है, ये डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ देखने से मन नहीं भरता, हमें याद भी करना है, हमें कोई चीजों को दिमाग में भी रखना है। इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। स्पीड में देखो वो बात तुम्हारी मानी, राइट। तो क्या क्या टॉपिक में कवर करने वाला हूं, पर इससे पहले मैं आपको वर्कफोर्स से रिलेटेड सारी बातें बता चुका हूं। मालूम है आप लोगों को रूरल अर्बन एरियाज, इसके बारे में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, क्या है, क्यों है, वो मैं पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूं। कुछ कैलकुलेशन वाले रेशियो थे वो मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में ही, दूसरे लेक्चर में ही मैंने रिपीट किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस सेक्टर में कितने लोग हैं, परसेंटेज वाइज हम लोग देखने वाले हैं। जो भी डेटा है मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही उठाई है। 17-18 की फिगर उन्होंने दी है, तो मैंने भी इस पूरे लेक्चर में 2017-18 की फिगर्स यूज करी। जहां जहां लेटेस्ट मेरे को मिली वहां वहां मैंने लेटेस्ट फिगर यूज करी है। चैप्टर में आपको फिगर्स देंगे, टेबल्स देंगे, वो आपको करना है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन एनालाइज वाला आ रहा है। आपको कोई पैसेज सा दे देंगे, आपको वो रीड करना है और फिर उससे एनालाइज करना है। दैट मीन्स बोर्ड में आपको रो और कॉलम फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में आपको कुछ डेटा दे दी जाएंगी, फिर आपको उसको एनालाइज करना है। भाई साहब, आपको उसको एनालाइज करते हुए उनके कुछ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर देना है। कर ही लोगे आप लोग। बोर्ड को पता थोड़ी ना है आप कितने बड़े चैंपियन लोग हो। बोर्ड वाले घबरा रहे हैं उल्टा आपसे। हाय राम, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि वर्कफोर्स क्या है। वर्कफोर्स मतलब जितने लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, जितने लोग पैसा कमा रहे हैं। वर्कफोर्स में वो लोग इंक्लूड नहीं होते कि जो लोग नौकरियां ढूंढने जा रहे हैं रिज्यूमे लेके, पर उन बेचारों को मिल ही नहीं रही है। अगर मैं वर्कफोर्स और जो नौकरियां ढूंढने जा रहे हैं दोनों को जोड़ लेता हूं, वो तो लेबर फोर्स है। कितने लोग काम करने की क्षमता रखते, रेडी हैं जो लोग। तो जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं उसको अपन 3 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मेरे को मालूम है आपको माता है, मेरे को मालूम है ये सब सेक्टर्स आपको मालूम है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बिजनेस कर। हाँ भाई, हमको तो मछली पकड़ना आती है, हम तो फिश पकड़ के बेचते हैं। प्राइमरी। हमको तो एग्रीकल्चर का काम आता है। प्राइमरी। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब एग्रीकल्चर। हमको तो माइनिंग करना है। माइनिंग मतलब वो जो जमीन के नीचे से खोद कर हमने कोयला निकाला, केजीएफ खोल डाली, हमने गोल्ड निकाला, मिनरल्स निकाले, एनर्जी निकाली। गोल्ड, कॉयल, कोल और ऐसी कोई भी चीजें जो आप अर्थ सरफेस से नीचे लेवल पे डिग करके चीजें बाहर निकालो, फिर उनको यूज करो। कोयला यूज कर रहे हैं ना हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, माइनिंग। फिर आता है ये कोयरिंग। ये क्या चीज होती है साहब? आप जो सरफेस लेवल, अर्थ के सरफेस लेवल से ही चीजें उठा रहे हो। सैंड उठा ली, रेता, और क्रशर का काम जो होता है, पत्थर उठा लिया साहब हमने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस सेक्टर में आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? सेकेंडरी सेक्टर जो कि बिलोंग करता है कोई ना कोई चीजों को बनाने के लिए, कोई ना कोई चीजों को कन्वर्ट करने के लिए।
रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो चीज आप कन्वर्ट कर रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। भाई लकड़ी तोड़कर आए, उससे हमने फर्नीचर बनाया, मैं भी फर्नीचर यूज कर रहा हूं, आप भी अभी फर्नीचर पे बैठे होंगे। दैट इज व्हाट, वो किसने किया है, वो कौन से सेक्टर का साहब आउटपुट है, सेकेंडरी सेक्टर का। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, मेन है कंस्ट्रक्शन। तो जिस भी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग होता है ना, वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ एक स्टेप तेजी से बढ़ाती है। और जिसका सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा वीक होता है, अच्छी मशीनरी नहीं है, ज्यादा लोग बाग काम करने वाले नहीं है, स्किल्स वाले नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत आती है। तो आपको सेकेंडरी सेक्टर अच्छा करना है। अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो चाइना पे डिपेंड रहोगे, यूएसए पे डिपेंड रहोगे। तो सेकेंडरी सेक्टर हर कंट्री का अच्छा होना चाहिए। आगे आप लोग एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। देखो भाई, मैं तो टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करता हूं, मैं तो सर्विसेज दे रहा हूं, टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं, ऑफिस खोल के बैठा हूं सीए का। क्लाइंट लोग आते हैं, साहब इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, ऑडिट कर दो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें आरओसी को फाइल करनी है, कंपनियां आती। तो मैं तो भाई इस सेक्टर में बिलोंग कर रहा हूं। आजकल बहुत सारे लोग इसी सेक्टर में जा रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है आप भी अच्छा पढ़कर, अच्छा डिग्री लेकर आप सेकेंडरी सेक्टर में भी उस डिग्री का यूज कर सकते हैं। ऐसे कहता हुआ तो मेरे को बहुत गलत लग रहा है कि आप इंजीनियरिंग करते, आप ऐसा कर लेते, सिविल इंजीनियर बन जाते, तो कंस्ट्रक्शन में चले जाते। पर भाई कॉमर्स से भी जा सकते, आप पूरी नॉलेज लेके जा सकते। हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का ही हो, कंस्ट्रक्शन का हो। जब आप कॉमर्स से ये जीएसटी सीख के जाओगे, अच्छी अकाउंटिंग सीख के जाओगे, फाइनेंस मैनेजमेंट सीख के जाओगे, तो वही चीज़ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, प्रायोरिटी वाला पॉइंट है। पैसों को, टर्नओवर को घुमाना कैसे। तो आप कॉमर्स की पढ़ाई करके नॉलेज लेके जाओ ना, कौन रोक रहा है, बनाओ ना फ्यूचर। ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग वगैरह वगैरह। तो ये तो 3 सेक्टर में आपका पूरे जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, राइट। इन तीनों सेक्टर के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, आराम से बता दोगे आप। फिर बात कर लेते हैं, हाँ ये आई ना बात, पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये जितनी भी डेटा है 17-18 की। हाँ हाँ, अभी आप करीबन करीबन 7 साल या 6 साल पुरानी डेटा पढ़ रहे, पर जो आपको मॉड्यूल में दिया है भाई, याद तो वही करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी ये सारे 3 सेक्टरों में डिवाइड कर दिया। पहले मैंने बता दिया है कि आज भी ज्यादातर वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, सेकंड नंबर पे टर्शरी आता है। मैं किस में आता हूं, टर्शरी में, सर्विसेज दे रहा हूं। सेकेंडरी में कम आते हैं। मैं बोल रहा था ना, हम लोग डेवलप्ड बन ही नहीं पा रहे हैं, डेवलपिंग में ही रह जाएंगे। ये सेक्टर हमें उठाना है, आत्मनिर्भर बनना है। क्यों करें हम इंपोर्ट, इंडिया का इंपोर्ट का डेफिसिट देखो कितना हो रहा है। इसको अपन लोग बोलते हैं ना कि साहब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, ऐसा है, देश के साथ ऐसा हो रहा है। तो वही बात आ जाती है। आज अगर मैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, भाई चलो अपन आजाद हुए 1947 में, हमको आता ही एग्रीकल्चर था, वो मेन प्राइमरी सोर्स था, वहाँ मेजर पॉपुलेशन साहब तब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करती थी। पर अब तो जमाना चेंज है ना, अभी भी बहुत सारी वर्कफोर्स हमारी कहाँ इन्वॉल्व है, प्राइमरी। हाँ, टर्शरी में इंप्रूवमेंट हुआ है, 31% इज अ गुड परसेंटेज। बात कर लेते हैं वर्कफोर्स की साहब, गांव और शहर की, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया, गांव में तो आज भाई ऑलमोस्ट 60% तो प्राइमरी सेक्टर में ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। फिर बात कर लेते हैं सेकेंडरी और टर्शरी, ऑलमोस्ट बराबर है भाई, 60% तो आपका आज भी रूरल में मेन सोर्स है कमाई का, जीवन काटने का, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर। ये बातों बातों में परसेंटेज याद होने चाहिए। बहुत देर तक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छे से इसको एनालाइज करें, मन में और क्वेश्चंस आने चाहिए आपके, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उसको रिलेट भी करते चलो। अर्बन, शहर में आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं भाई, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग कम है। क्यों क्यों सेकेंडरी में कम है भाई,
गवर्नमेंट ने इतने सारे परमिशन ले रखे हैं, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग थोड़े बहुत दिख भी रहे ना, तो वो शहर के आउटर में है या इंडस्ट्रियल सेक्टर एक अलग से हर शहर में होता है, जहां ट्रांसपोर्ट आराम से आ पाए, तो उधर है। इसमें क्या है, पैसा बहुत लगता है, लोन बहुत होता है। तो लोन अगर अपन ले लें और मैन्युफैक्चरिंग करें और गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पालन करें, तो बहुत जाल है ये। तो हर कोई चाहता है यार मैं रेडीमेड आइटम खरीद के लाऊं दिल्ली से सस्ता और बेचूं। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, बना बनाया माल लेकर आ रहे हैं और यहां तक साफ पहुंचा रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं उसको खराब ना हो, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, तो ये सब चीजें तो टर्शरी में आता है ना। तो शहर में ज्यादातर वर्कफोर्स कहां इन्वॉल्व है, टर्शरी में। प्राइमरी में तो है ही नहीं भाई। प्राइमरी में आपका कितना परसेंटेज है, मात्र 6.6। भाई शहर वाले लोग थोड़ी ना खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, ऐसा हो रखा है कि लोग बाग गांव से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए नेक टू नेक, बहुत आज की जो चीजें हैं सोशल मीडिया पे, भाई गांव में भी तो चलता है ना मोबाइल, तो वो लोग देख रहे हैं ना यार, यहाँ के लोग तो ऐसे रहते हैं, ये लोग तो ऐसे वेयर करते हैं, ये चीजें सब खाते पीते हैं। तो हो सकता है वहां वो लोग वहां से गांव से उठ के कहाँ आ रहे हैं साहब, बोलो बोलो, शहर में। तो शहर में रह रहे हैं ऐसे लोग। हाँ, अच्छी बात है, हर किसी का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गांव को ही शेयर कर दो, और क्या। हर चीज भाई, मेन चीज है रोड, वहां तक आ गई है, गांव गांव तक। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर, पानी। अगर ये तीन चीजें कहीं आ रही हैं तो वो रहने लायक जगह है। फिर वहां पे लोगों को मार्केट बसाना, हरी बात समझ में, और चीजें फैसिलिटी लेके आनी है भाई। हॉस्पिटल ले आए, स्कूल ले आए, पार्क ले आए, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं कि अर्बन में वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा है सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा है टर्शरी। हम ये भी एनालाइज कर रहे हैं, इसको चीजें भी पढ़ेंगे भी कि बुक में क्या बताया है। अब बात आ जाती है कैटेगरी ऑफ वर्कफोर्स, अलग कलर ले लेता हूं मैं। मेल और फीमेल, ज्यादातर मेल लोग अभी भी, क्योंकि रूरल एरिया का परसेंटेज ये बहुत ज्यादा है, ये परसेंटेज में इसलिए मेल और फीमेल ज्यादातर लोग कहां इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में। और फीमेल तो और भी ज्यादा है इनका परसेंटेज, तो क्योंकि गांव में पूरी की पूरी फैमिली ही खेती बाड़ी में चली जाती है। इवन लेडीज भी वहां पर फैमिली की इनकम को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर, घर की फार्मिंग में जाती हैं। शहर में ऐसा नहीं है। हाँ जी भाई, फीमेल सेकेंडरी सेक्टर में तो सबसे कम है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। और फीमेल, मेल लोगों से तो हो नहीं रहा, फीमेल से कैसे होगा, कम है परसेंटेज। है, होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं, पर अभी कम है, अभी पीछे हम। यही तुम चाइना में देख लो, चाइना में जस्ट रिवर्स है भाई। इंडिया का सिस्टम क्या है, इंडिया में मेल लोग ज्यादातर लाइजनिंग का काम, गुड्स खरीद के लाना है। हाँ, कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि शॉप पे फीमेल संभाल रही हैं, और सारा भागा दौड़ी वाला काम, सारी डीलिंग कस्टमर से कौन कर रहा है साहब, मेल। इंडिया में ऐसा, चाइना में इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है साहब। वहां पूरी बार्गेनिंग, परचेज, सेल, डील, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं फीमेल करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी बात कर रहा हूं मैं, टर्शरी में तो करती है, सेकेंडरी में भी है। उल्टा है वहां पे, ज्यादातर घरों में घर उल्टा मेल संभाल रहे हैं। हाँ, चलिए कोई नहीं, ऐसी तरक्की भी नहीं चाहिए हमें। हम तो चाहते हैं भाई दोनों आगे बढ़े, मेल फीमेल के ये परसेंटेज बराबर होने चाहिए, तब तक ये आगे पीछे होते नहीं। मेल को भी घर के काम आने चाहिए। फीमेल अगर बाहर के काम में पार्टिसिपेट कर रही है तो मेल को भी घर के काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं आगे चल के, है ना। धीरे धीरे हो रहा है, हम भी करते हैं साहब, ठीक है। बात आ जाती है फिर, हाँ, ये परसेंटेज। अब ये परसेंटेज हम देख रहे हैं, मेल के फर्स्ट नंबर पे तो प्राइमरी है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, टर्शरी। पर यही चीज अगर हम देख लें फीमेल में, फिर से वही वाली बात, फर्स्ट नंबर पे आता है प्राइमरी, सेकंड नंबर पे आता है टर्शरी, थर्ड नंबर पे आ जाता है ये अभी हमने अपने हिसाब से एनालाइज किया है। अब मैंने इसको, जैसे ये मैंने रेड कलर से लिखा है, तो मैंने इसको यहाँ इंप्लीकेशंस लिख रखा है रेड कलर से। ये पहले वाले डेटा को ही कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। पहली वाली डेटा कौन सी, ये वाली,
जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखी हुई है, राइट, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्क फोर्स डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड वेज रेट। बताओ ये अपन ने एनालाइज किया था? नहीं किया, इन्होंने किया है, बुक वालों ने किया है। क्या एनालाइज करना चाह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं आज भी ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही है, जबकि वहां इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। भाई 8 लोग 10 लोग मिलके अगर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, 10 लोग मिलके अगर काम कर रहे हैं, तो भी महीने का वो 10,000 ही कमा पा रहे हैं। और यहां शहर में तो एक सिंगल पर्सन भी 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और वहां पे जो वेज रेट है वो तो बहुत कम है। भाई फार्मर को कोई इतना पैसा थोड़ी ना देता है, या इतना पैसा थोड़ी ना मिलता है जो वो क्रॉप या जो भी गुड्स को ग्रो करते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है फेल टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी। तभी तो लोग बाग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। सेकेंडरी और टर्शरी उस लेवल से इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जिस लेवल से होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज फेल टू टेक ऑफ, यही समझा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग अपना इतना अच्छा हुआ ही नहीं है, इसलिए इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है। जो हैं सो हैं, पर और आनी चाहिए, बड़े लेवल पे जाना चाहिए। चाइना तो कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो खुद ही अपने सारे गुड्स बनाता है। हम लोग ही चाइना, यूएसए, रशिया से इंपोर्ट कर रहे जा रहे हैं। हमारा हर बार इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से। फिर बात कर लेते हैं वर्क फोर्स, रूरल और ये अर्बन। ये मैंने ब्लू पेन से यहां समझाया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमने? अर्बन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं। अर्बन वर्कफोर्स बेंड टुवर्ड्स टर्शरी सेक्टर। धीरे धीरे शहर वाले लोग ज्यादातर किसकी तरफ झुकाव दिखा रहे हैं? टर्शरी सेक्टर के थ्रू। ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, हेल्थ, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये वो, टूरिज्म, ये सारे के सारे डेवलप हो रहे हैं, पर जिस रेट से होने थे उस रेट से नहीं हो रहे। हरी बात समझ में? और अच्छा होना था, टर्शरी सेक्टर में भी और अच्छा होना था। बहुत लोग आ गए, बहुत लोग हमसे आ गए हैं अभी भी। People in urban areas are becoming increasingly conscious of quality of life। तो जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो और कॉन्शियस हो रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, कि भाई हम खेती बाड़ी क्यों करें, हम तो सर्विस करेंगे, हम तो व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे। इस कारण से भी वो लोग ज्यादातर टर्शरी सेक्टर में, प्राइमरी में नहीं है। ठीक है जी। और सेकेंडरी के लिए तो पैसा ही नहीं है इतना। आ रही बात समझ में? अब रूरल वर्कफोर्स बेंड टुवर्ड्स प्राइमरी, ये बेचारे क्या करें, इनका तो फैमिली फार्मिंग ही चल रहा है, तो ये तो उसी तरफ झुकाव दिखाएंगे। लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में थोड़ी ना कोई बहुत बड़े बड़े साहब एमएनसीज होंगी जहां सीए लोग काम करें, नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बिग 4 जो बड़ी सीए की फर्म है वो पूरी एमपी में ही नहीं है अभी तक। इतना बड़ा काम ही नहीं है एमपी में, बताओ। लैक ऑफ मोबिलिटी एंड लो एजुकेशन लो, ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप में स्किल्स कहां से आएंगी? सारी बात समझ में? आज हम हर चीज वो ऐप के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं तो कह रहा हूं 11th-12th में एक सब्जेक्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। 11th-12th में एक सब्जेक्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए, टैक्सेशन, लॉ या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें। इनकी नॉलेज आपको पढ़ाई एजुकेशन के साथ मतलब उसी वक्त दे देनी चाहिए। क्यों 12th के बाद फिर से सिखाया जा रहा है, फिर ABCD सिखाई जा रही है? थोड़ा थोड़ा कोर्स फाउंडेशन लेवल का डाल दो ना, तो एजुकेशन बढ़ेंगी तभी तो स्किल्स बढ़ेंगी। जापान में 6th क्लास में ही और आपको अब चीज़ों को बनाना सिखा देते हैं। चाइना में तो 6th क्लास में ही आपको वो मशीन टूल्स पकड़ा देंगे कि भाई ये लाइट क्यों नहीं चल रही है, इसको करेक्ट करके दिखाओ। एक ट्यूबलाइट या बल्ब दे देंगे, बोल देंगे इसकी वायर को जोड़ के दिखाओ कैसे सही होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप, तो उस लेवल का आपको पढ़ाई भी वैसी होनी चाहिए। बाढ़ आ रही है, बहुत सारे लोगों को स्विमिंग नहीं आती, सिखाओ ना स्कूल में, सिखानी चाहिए ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक नेसेसिटीज है कि नहीं है, आनी चाहिए ना। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस कारण से भी लोग बाग जो ग्रो देश को होना चाहिए, जब उसका नहीं हो रहा तो उसके लोगों का कैसा? या रिवर्स बोलो, जब तक लोग अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, अपना स्टैंडर्ड और अच्छा नहीं करेंगे और बड़ा नहीं सोचेंगे, तो फिर देश कैसे आगे बढ़े ना। फिर आ जाता है ये अपना ग्रीन से मैंने क्या लिखा है, कैटेगरीज।
फीमेल और मेल के बारे में, फीमेल वर्कफोर्स एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर एंड आर कन्फाइंड लार्जली टू रूरल एरिया। गांव में ज्यादातर लेडीजें कहाँ काम कर रही हैं? प्राइमरी सेक्टर। शहर में ऐसा क्यों नहीं है? भाई वो घर ही संभालने बहुत है, वो तो प्राइमरी सेक्टर तो जा ही नहीं सकते शहर वाले, तो टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में भी कम है। देखा हमने अभी ऊपर परसेंटेज। क्यों? मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज एक्सट्रीमली लो। भाई वो मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव बहुत कम है। गांव में आज भी डरते हैं कि क्यों लड़की को शहर भेजें, क्या करेगी वहां जाके, ऐसी सोच है तो वो नहीं भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते हैं। मैं तो कह रहा हूं मेरी कोचिंग क्लास पे अगर 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर आना है तो पेरेंट्स सोचते हैं, 6-7 किलोमीटर में मोबिलिटी की दिक्कत आती है। फिर दूसरा क्यों? सोशल कांस्टेंट है और फिर लो वेज रेट है। लैक ऑफ जॉब्स फॉर मेन आउटसाइड एग्रीकल्चर, रूरल एरिया में तो बेचारे मेल कैटेगरी लोगों के लिए तो उसके अलावा और कोई जॉब ही नहीं है। तो इसलिए भी रूरल एरिया में ये इम्प्लीकेशन है कि मैन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में ही। तो ये अभी हमने किसको एनालाइज किया है? इस टेबल को। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तैयार रहो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। भाई क्या चेंजेस आए पहले से? आप क्या करो, जैसे मैंने डेटा आपके एनसीईआरटी बुक से तो ले ली, पर मेरे हिसाब से ना सबसे पहली वाली डेटा और सबसे आखिरी वाली डेटा इंपॉर्टेंट होती है। पहले प्राइमरी सेक्टर में इतनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी भाई, इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं था, उस लेवल की पढ़ाई नहीं थी। हमको अभी अभी साहब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा, तो तब जाके हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपना सिस्टम बनाए, अपने सिस्टम के हिसाब से अपने देश को चलाना चालू किया, तो उसकी गलती तो वहां नहीं निकाल सकते, ठीक है। पर बात आ जाती है यहां, अभी भी क्यों? अभी भी क्यों हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी यूएसए से कम है? वो उसका जो ग्रोथ रेट है ना वीट का, राइस का, हमसे ज्यादा है। सही कह रहा हूं मैं? उसके पास एक तो एरिया ज्यादा और उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कम लोग यूज कर रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तभी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी भी वेदर पे साफ डिपेंडेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इतने लोग इन्वॉल्व होने के बाद भी उस लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी। फिर बात आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में भी हाँ इंप्रूवमेंट है, स्लाइटली है। ये सेक्टर अगर अच्छा हो जाता ना, देश अपना बहुत आगे बढ़ता। मैन्युफैक्चरिंग में ही आती है मशीन, टेक्नोलॉजी, यहां हम पीछे हैं ना। हमारा अभी तक वो 5G पे भी चल रहे हैं हम। भाई जापान 6G सक्सेसफुल टेस्टिंग कर चुका है, अभी जर्मनी में तो, और ये 5G ट्रेन लॉन्च हो रही है, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा उसमें। हाँ जी। मतलब वो सेकेंडरी सेक्टर जो नई नई चीजें बना रही है, हम तो हमारे डिफेंस के हथियार भी दूसरी कंट्री से मिलकर बनाते हैं। हरी बात समझ में? हाँ तरक्की कर रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा है, 10% से 24% हुआ है, पर ये कम है। जिस लेवल के हमारे देश में लोग रहते हैं, आप जैसे, मेरे जैसे, मेरा तो चलो मैं तो टीचिंग में हूँ, ट्रेजरी सेक्टर में हूँ, आपको तो अभी सेक्टर ऑप्ट करना है, तो सोचो आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ रही है, देश की जिम्मेदारी है, आगे फ्यूचर जनरेशन आप पे डिपेंडेंट होने वाली है। भाई लोन तो ले लिया है देश ने बहुत सारा, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वो इसलिए लिया है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम लाएंगे। इतने सारे एयरपोर्ट होते जा रहे हैं, एयरपोर्ट ओपन हो रहे हैं ना इंडिया में, अब धड़ल्ले बहुत सारे हो रहे हैं साहब। तो हम लोग एयरपोर्ट से, फ्लाइट के मूवमेंट से साहब जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी, मूवमेंट होंगे, इससे मेडिकल इंप्रूवमेंट होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब प्लानिंग चल रही है। अब प्लानिंग जो कर रहा होगा वो ये सोच के कर रहा होगा कि जो आने वाला यूथ है वो उसको संभाल पाएगा। अभी जो पॉलिटिशियंस हैं या इकोनॉमिस्ट हैं वो एक सिस्टम बना रहे हैं, पर सिस्टम चलाने के लिए लोग चाहिए, और लोग वो आप हो। आपको इस सिस्टम को संभालना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों पे बहुत जिम्मेदारी है, और हम सबको, मेरे को, तुम्हारे माँ बाप को पूरा भरोसा है। 12th के बाद तुम ऐसा करियर ऑप्ट करने वाले हो कि बस मजे ही मजे हैं। टर्शियरी सेक्टर तो भाई हमारा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट वाक्य में, पर और होना चाहिए। ठीक है जी।
अच्छे से टेबल देख लो, सारी चीजों को एनालाइज करो अपने हिसाब से, पहला और आखिरी वाले को ही कंपेयर करो, राइट। यहां मैंने लिख दिया है, टेंशन ना लो, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर मैंने बताया 72% से 44, स्टिल द लार्जेस्ट अमंग ऑल, शोज कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। कम हुआ है पर और होना चाहिए, तुमको भी लग रहा होगा और हाँ भाई, कभी भी किसी का पेट नहीं भरता। 40% अच्छे लगते हैं क्या तुमको? 10th में तुम्हारे 60% आए थे, अच्छे थे क्या? और कहा और चाहिए ना, 12th में अच्छे परसेंटेज चाहिए ना। 12th में जब अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे तभी तो तुम ये सोचोगे कि हम आगे बड़ा कोर्स कर सकते हैं। और साला 12th में तुम्हारे परसेंटेज ही आए 50, 55, 60, तो आगे बड़े बड़े कोर्स के बारे में सोच लोगे? नहीं। इसलिए आज को अच्छा करो ताकि कल और बेटर, बेहतरीन हो जाए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारे देश का। ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ है जी, हाँ जी, पर ग्रोथ स्लो है। इससे साफ साफ पता पड़ रहा है इंडिया हैज नॉट येट बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। नहीं है हमारा अभी भी एपिक सेंटर, हमारा सेंट्रिक पॉइंट एग्रीकल्चर ही है। अभी भी हम एक एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी कहलाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल नहीं। कड़वा है पर सच है। टर्शरी सेक्टर रोज शार्पली, हम लोग बहुत इसमें अच्छा काम किए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, स्पेशली इन रीसेंट डिकेड, पिछले 10 सालों में बहुत कुछ, पिछले मतलब 10-15 सालों में बहुत अच्छा इसमें हमने काम किया है। अच्छे डॉक्टर्स हैं अब हमारे पास, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पर मैं तो साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेन पूरा ध्यान लगा रहा हूं तुमको अच्छे शेप में लाने के लिए, पढ़ाई का शेप। पर आप लोग भी करो, बहुत सारा करने वाले हो, बहुत जिम्मेदारी है ये परसेंटेज को अच्छा करना, इंप्रूवमेंट करना अब आगे आपके ऊपर है। आप लोग के परसेंटेज, जब आप अच्छा काम करोगे तो फिर आज से 15 साल बाद हो सकता है मैं पढ़ा ही रहा हूं और फिर ये परसेंटेज के बारे में बता रहा हूँ कि देखा हमारे इस जनरेशन ने जो 225 से लेकर 235 के बीच में जो काम किया है, क्या काम किया है। हम फोर्थ इकोनॉमी से सब ऊपर जाना चाहते हैं, तीसरा, दूसरा, हो सकता है 2040 आने तक भगवान करे फर्स्ट पे आ जाए हम। मतलब यूएस से आंखों से आंख देख में बात कर रहे हैं हम, चाइना ऐसे बात कर रहे हैं हम, करेंगे, आएंगे। अभी क्या कंक्लूजन है, पर पेपर में क्या लिख के आना है हमें? द शिफ्ट फ्रॉम पीएसटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इज हैपनिंग बट टू स्लो। शिफ्ट हो रहा है हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, पर बहुत स्लो है। इंडिया इज स्टिल अ मोर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यही बात मैं आपको कह रहा था। हम अभी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं कहलाए जाते हैं, अभी भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही कहलाए जाते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में ज्यादातर वर्कफोर्स कहां होती है? इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में। Hence, India can be called a developing economy but not a fully developed one. चुभी बात, चुभी भाई, मेरे को भी रैंक नीचे आए पसंद नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो यहां तो देश की रैंक आ रही है नीचे, तो मेरे को भी कोशिश करना है आप लोगों को अच्छा पढ़ाना है। मैंने ये एरिया चूज किया है टर्शरी सेक्टर में, एजुकेशन। मैं आपको अच्छी एजुकेशन दूंगा, हो सकता है एक आध पे इम्पैक्ट पड़े तो वो कुछ बहुत बड़ा अच्छा करे, होगा एक आध क्यों, सब करेंगे। हमने सिर्फ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के इस पूरे सिस्टम को, पूरे डेटा को एनालाइज किया, इसकी सारी इंप्लीकेशंस देखी। नेक्स्ट टॉपिक तो और दुख दर्द वाला है। हाँ जी, ये है जॉबलेस ग्रोथ। ये तो और बता रहा है इंडिया के बारे में, क्या कह रहा है कि हम लोग बढ़ रहे हैं, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पर ये बढ़ना अधूरा हुआ है। भाई उस रेशियो में, जिस रेशियो में जीडीपी बढ़ रहा है, अगर उस रेशियो में नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या बढ़ना? तो ये तो एक जॉबलेस ग्रोथ है। हाँ, 10 में से 10 काम करने वाले हैं, मान लो 10 की अगर नौकरी लग रही है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख पर मंथ की, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, सबकी 1 लाख की नौकरी लग रही है पर मंथ, तो अच्छी बात है। पर सिर्फ एक ही की लग रही है 10 लाख रुपए की सीधे, बात समझे? मान लो ये 5 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है,
अगर सबकी नौकरियां लग रही हैं 1 लाख पर मंथ, तो देश की जीडीपी में ये 5 लाख रुपए जुड़े। पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस अकेले की नौकरी तो लग गई 5 लाख की, और इनकी लगी नहीं, ये बेचारे ढूंढ ही रहे हैं। तो अभी भी जीडीपी तो 5 लाख से ही बढ़ी है, 5 लाख से जीडीपी बढ़ी है, पर भाई साहब 4 लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह गए। ये भी डिजर्व करते थे, मतलब 5 लाख इनके लिए नौकरियां नहीं है। अब ये लोग सस्ती और कम रेट वाली नौकरियां ढूंढेंगे। कमी हो सकती है, इनमें भी कमी हो सकती है भाई, पर देखा जा रहा है तो मान लो पांचों के पांचों सेम कॉलेज से सेम क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं, सेम टाइप की अकल है, मतलब सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है। प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, एक ही बंदा सिर्फ आगे। और ये भी, इसको भी अगर फॉरेन से 10 लाख का ऑफर आया, क्योंकि ये इतना काबिल होगा तभी तो उसको 5 लाख में हायर किया, तो ये भी लपक के कहां चला जाएगा, आउटसाइड इंडिया। अब काम चलाओ इनसे, जिनको या तो आ नहीं रहा है कुछ, या सिस्टम में गड़बड़ है, जो भी है XYZ। हम थोड़ी ना करेंगे ऐसा, हम तो देश में खा रहे हैं, देश में ही सर्व करेंगे, यहीं रह के सर्व करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। बाहर जाएंगे भी तो कोई चीज सीखने के लिए जाएंगे, वो सीख के वापस से अडॉप्ट करके हम लोग अप्लाई भारत देश, इंडिया, हिंदुस्तान में ही करेंगे, है ना। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज। भैया आउटपुट तो बढ़ रहा है, owing to innovative technology without any noticeable rise in level of employment। टेक्नोलॉजी आपने यूज कर ली, उसको चलाने के लिए इंजीनियर अच्छा मिल गया है, वो 5 जनों का काम एक अकेले कर रहा है, बाकी 4 लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया। सर आगे तो ऐसे और होने वाला है, आगे तो हमको ये डर है कहीं हमारा सारा काम एआई ना कर ले, एक टीचिंग में भी एआई ना आ जाए, वही तुम्हें नहीं पढ़ा रहा XYZ करके, सबको डर। पर अब क्या डर के छुप जाए कहीं? नहीं, हमको वो सीखना है, उसको, उससे सर्विस हमें कैसे लेनी है ये हमें सीखना है। हरी बात समझ, तभी तो मैं बोल रहा था एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस होने चाहिए। आज जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं वो आपको सिखाना चाहिए। कोई बात नहीं सर, कोई नहीं सिखा रहा है, स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है, हम ऐसी क्लासेस लगाएंगे, हम सीखेंगे, हम खुद से सीखेंगे। ऐसा भी जोश जुनून होना चाहिए। देखो तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट राइज, यूजुअली ग्रोथ बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज it generate jobs, otherwise unemployment and poverty remain same। भाई अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो सारा होना चाहिए, डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है तो पूरा होना चाहिए। कैसे करें, कैसे? थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। मोर वर्कर्स रहेंगे तो फिर ज्यादा गुड्स बनेंगे, ज्यादा गुड्स बनेंगे तो इनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो ये मार्केट में खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो गुड्स खरीदेंगे, खपत होगी, गुड्स खरीदेंगे तो वापस से गुड्स बनाने पड़ेंगे, वापस से गुड्स बनाएंगे तो फिर इनको पैसे मिलेंगे, फिर ये खर्चा करेंगे, सर्कल चलता रहेगा। या फिर ऐसी मशीनें अच्छी कर ला दो जो ऐसे गुड्स बना पाए। हम नहीं करें इंपोर्ट, क्यों इंपोर्ट करें? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनेंगे, हम यही बनाएंगे, यही यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए भी यही सेव करेंगे। ऐसा होना चाहिए ना। तो हम जब अपनी मशीन खुद की बना नहीं रहे, जो गुड्स नहीं बना पा रहे हैं हम दूसरों से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यही चीज अगर यहां बनने लगे, यहां मैन्युफैक्चर होने लगे तो नौकरियां बढ़ेंगी ना बॉस। तो मशीन्स और टेक्नोलॉजी रेस प्रोडक्शन। Thus in India growth is happening mainly through technology not through more jobs। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है ना, इंडिया की ग्रोथ हो भी रही है ना, तो वो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट तो हुआ है थोड़ा बहुत, आप भी देख रहे होगे। ट्रेन कौन सी चल रही थी, वंदे भारत पे आ गए, अब बुलेट ट्रेन पे आने वाले, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैंने अभी अभी बताया आपको, एयरपोर्ट बहुत सारी जगह आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। पर सिर्फ टेक्नोलॉजी में, जॉब्स नहीं बढ़ रही, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो जब जीडीपी आपकी बढ़ रही है पर वो किसके बराबर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बराबर, इसके बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो ही तो बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इंडिया में। इट लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और क्रॉनिक मतलब होता है जो ज्यादा लंबे समय तक,
क्या लिखा हुआ है? परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा समय के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी उसको बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स ओनली अ फ्यू, और इस कारण से देश में क्या बढ़ गई? भेदभाव, इनइक्वालिटी। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब तो और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास को तो पता ही नहीं है मैं कहां आया हूं, क्यों आया हूं। नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है अपने देश भारत में ऐसा? इसके अपन ने देखे हैं 3 रीजन देखना है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, एमएनसीज एंड बिग कंपनीज यूज मशीन्स नॉट मैन पावर। जॉबलेस क्यों? क्योंकि आजकल हर मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही कम है और उसमें भी तुम मशीनरी यूज कर रहे हो। अब मशीन यूज करोगे ये सोच के कि साहब मशीन का एफिशिएंसी ज्यादा है, गुड्स ज्यादा बनाता है, तो फिर बेचारों को नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कहां से करें? ग्रोथ हाईजैक्स बाय एमएनसीज, दे फोकस ऑन एफिशिएंसी नॉट ऑन जॉब कंसर्न। ठीक है, ये दिक्कत है। सर इसमें कैसे सुधार लाएं? क्या मशीनें नहीं लाएं? लोगों से बोले हाथ से जीन्स बना, हाथ से जूते बना, वो भी नहीं कर सकते। सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो देश बिल्कुल नहीं बना पा रहा, उसमें आगे आना चाहिए। राइट? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज स्लो, ये लिखा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या जा रही है? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या जा रही है? जीडीपी किस रेशियो से बढ़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट किस रेशियो से बढ़ रहा है? भाई यही अनइवन हो रहा है, अभी तो जॉबलेस हो रहे हैं अपन। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में। तो ये गैप के कारण क्या हो रहा है? जॉबलेस लेबर फोर्स कीप्स इंक्रीजिंग विच इज थ्रेट टू सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब लोग बाग बेरोजगार होंगे तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग लो वेज रेट वाली जॉब ले लेंगे। जब वो लो वेज रेट वाली ले लेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो उनको देख के इंस्पायर थोड़ी ना होंगे, मोटिवेट थोड़ी ना होंगे। भाई इतना अच्छा इंजीनियर, इतना अच्छा डॉक्टर, इतना अच्छा सीए 10,000 पर महीने कमा रहा है, पर मंथ कमा रहा है, गड़बड़ हो जाएगी ये तो। हाँ, तो इसलिए हमको जॉबलेस ग्रोथ से आगे बढ़ना है। हालांकि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, आज की तारीख में ये ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, सब जगह प्रॉब्लम हो रही है। जापान में ज्यादातर लोग बेचारे ओल्ड एज हो गए, 103 साल की एवरेज लाइफ आ रही है वहां पे। हम मतलब मैक्सिमम 103 साल तक रह रहे हैं लोग। ज्यादातर 60-65% पॉपुलेशन उनकी अबव 60 है, और यहाँ उल्टा है। इंडिया में जस्ट अपोजिट है। मतलब कहते हैं ना, आने वाले 20-25-30 साल इंडिया के हैं सिर्फ। सब डर भी रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंट्रियां इसलिए इंडिया को डरा भी रही हैं कि कहीं इंडिया आगे ना निकल जाए, और इंडिया से सब डर भी रहे। इसलिए माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है हमारे पूरे नेबर कंट्रीज में, इंडिया पे अटैक करो, इसको मत आगे बढ़ने दो। आगे बढ़ता हुआ कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, पर हम तो बढ़ेंगे। अभी तुम लोगों को तो उतरने दो फील्ड पे, नहीं पता नहीं कहां पहुंचा दोगे तुम लोग तो इंडिया को, आगे ही पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अच्छा टॉपिक है ये भी। एक ये प्रॉब्लम भी बहुत है अपने इंडिया में ना, कैजुअलाइजेशन बहुत हो रहा है। मतलब कैजुअल वर्कर्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा संख्या में हो रहे हैं। और ये कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, ये इनफॉर्मलाइजेशन बहुत हो रहा है वर्कफोर्स का। तो कैजुअलाइजेशन एक्चुअली में है क्या? व्हेन मोर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट जॉब, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, आज जरूरत है ले लिया। भाई मान लो किसी होटल में 30 एम्प्लॉइज काम करते हैं, राइट? अब इस होटल में बैक टू बैक भाई 2-3 मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बैंकेट इनका बुक है, 2-3 शादियां, ऐसा। तो ये लोग पता है क्या करते हैं? और हायरिंग नहीं करते हैं, टेम्पररी हायरिंग करते हैं, और 30 लोग ऐड कर देंगे, बट ओनली फॉर 10 डेज 20 डेज, डेज के हिसाब से हिसाब लेकर आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। सच वर्कर्स हायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। शादी हो गई होटल में, चलो भैया टाटा बाय बाय, ये लोग पकड़ो भैया 3 दिन का पैसा, 4 दिन का पैसा। लैक जॉब सिक्योरिटी, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। एम्प्लॉय को भी नहीं पता मालिक कब निकाल देगा, कोई कमिटमेंट नहीं है।
यूजली डिप्राइव ऑफ बेनिफिट्स लाइक, और इनको तुमको क्या लग रहा है कि एम्प्लॉयर ने जब इसको हायर 3 दिन के लिए रखा है, 3 दिन 4 दिन के लिए करा है, या चलो 1 हफ्ता 1 महीने के लिए हायर किया, तो क्या उसका इंश्योरेंस करवा लेगा? उसको क्या पेंशन और प्रोविडेंट फंड देगा क्या? तो ना तो इनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है, और बेचारों को कुछ हो भी गया काम के दौरान कुछ नहीं देते एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सिर्फ फोकस करता है अपने टॉप लेवल एम्प्लॉयज जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। पर देश में कैजुअलाइजेशन बहुत हो रहा है, लोगों के पास जॉब है पर उनको खुद को नहीं मालूम कब तक के लिए जॉब है, कभी भी निकाल सकते हैं उनको। ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया में? 1972 से 2018 तक की डेटा है आपके बुक में। तो एक तो अपन बात कर रहे थे कैजुअल वर्कर्स, इसके अंदर आते हैं रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स मतलब जो परमानेंट नहीं है, या तो रोज के हिसाब से आ रहे हैं, देखो या तो ये होंगे रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल के अंदर ही रेगुलर वर्कर्स, राइट, थोड़े परमानेंट हैं, आप ऐसा मान लो भाई 2 साल 3 साल 4 साल इतने टाइप के। एक होते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, बहुत छोटे समय के लिए। फिर आते हैं हम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद ही के बिजनेस में मालिक, नौकर भी हम ही है, सारे काम भी हम ही करना है, पैसा भी हमें उठाना है, मालिक भी हमें, काम भी खुद करेंगे, खुद का बिजनेस कर। क्या रेशियो दिया हुआ है भाई? कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज 23 से 31 बढ़ गया, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड का भाई उल्टा कम हो गया है पहले से, इस पर एमसीक्यू आ सकता है। कम हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड का, टेंशन ज्यादा है, गवर्नमेंट के लीगल सिस्टम इतने ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, कौन मैन्युफैक्चर करे नमकीन बिस्किट का, भैया हमें छोड़ो बहुत घाटा हो रहा है, इससे अच्छा हम ट्रेडिंग में ही आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। पर स्लाइट राइज टू 52, मतलब 52 से 11-12 में और 17-18 में 52.2% हुआ है, ज्यादा राइज नहीं है। रेगुलर वर्कर्स वेरी लो एंड ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, ये परसेंटेज आपका दिया हुआ बहुत ही कम है। इनका तो और ही कम है साहब, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है 3.7, ठीक है। तो ये परसेंटेज तुमको सिर्फ आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, आपको इसको एनालाइज करना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्यों है कैजुअलाइजेशन, क्या कारण है इनके। लिखा हुआ है रूरल डोमिनेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट रूरल पीपल आर इन फार्मिंग, ऑफन नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। भाई इसलिए भी तो आज अभी ऊपर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज भी ज्यादातर वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में, आज भी रूरल में मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के दोनों प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। फिर आ रहा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे मेरे ऑफिस में मेरे को सिर्फ 2 स्टाफ की नीड है, एक जो फीस वगैरह मैनेज करे, एक जो पेरेंट्स और स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन देके काउंसलिंग करे। 2 जनों का काम है साहब, ठीक है ना। इन दोनों से मैं और भी चीजें और भी वर्क हो जाते हैं साहब, एडवर्टाइजिंग भी हो जाता है, डेटा पूरा मैनेज हो जाता है। पर मान लो हर काम के लिए मैं और बंदे हायर कर लूं, भाई फीस के लिए ही एक की जगह 2 लोग हायर कर दूं, एक का काम एक से चल सकता है पर मैंने 2 कर रखा है, तो दूसरा जॉब कर रहा है पर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या? भाई मान लो एक किसी फार्म में एग्रीकल्चर जमीन में इतनी सी जमीन है, 2 लोग इसके लिए सफिशिएंट है, पर हमने यहां पर 5 लोग और काम कर रहे हैं, टोटल 7 लोग काम कर रहे हैं। फील्ड पे उतरते सिर्फ 2 ही हैं, बाकी लोग रेस्ट करते हैं तब तक, फिर वो 2 जाते हैं, फिर 2 अंदर आते हैं। तो ऐसे में 2 लोगों को जो काम कर सकते थे, पूरा मैनेज कर सकते थे, एक्स्ट्रा लोग जो चले हैं उनका कोई आउटपुट में कंट्रीब्यूशन है क्या, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन है क्या, बर्डन है ना ये लोग। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि मेनी अपीयर एम्प्लॉयड बट कंट्रीब्यूट लिटिल टू द आउटपुट। कहने को नौकरी कर रहे हैं, आउटपुट में कोई इनका भागीदारी नहीं है। सेम फार्म एम्प्लॉयमेंट, भाई पिताजी खेती बाड़ी करते थे इसलिए हम कर रहे हैं, पिताजी का तो है ना बिजनेस, तो हम तो वही संभालेंगे, अगर पढ़ाई में सक्सेस नहीं हुए हम तो वही दुकान पे बैठेंगे। ऐसे भी कारण से हम लोग वहीं तक रह जाते हैं, उसको और बड़ा चीज नहीं कर पाते। ये भी एक तरीके का कैजुअलाइजेशन ही है।
माइग्रेशन तो हमें करना ही नहीं है। और अगर अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते भी हैं, रूरल वाले अगर शहर में आते भी हैं, तो उनकी लो स्किल्स, लो एजुकेशन होने के कारण उनको इतनी अच्छी जॉब मिलती ही नहीं है। तो वो जो डेली, भैया कुआं खोदना भी है, पानी उसी दिन खुद को पीना है, ये वाला काम ही कर रहे हैं वो। एक्चुअल में कुआं नहीं कूद रहे हैं, मतलब दे आर डेली अर्नर्स। इनको आज जो कमाएंगे उसी से खा पाएंगे। अनस्किल्ड लेबर सरप्लस बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दे मोस्ट माइग्रेट्स आर अनस्किल्ड, सो दे गेट टेम्पररी एंड कैजुअल जॉब्स। अब भाई गांव से शहर आ गए, तुमको ना पढ़ाई आती, ना तुमको कोई काम आता, क्या नौकरी देंगे हम तुम्हें? साफ सफाई की कर ले भाई, आता है तो ये सामान यहाँ से उठा के यहाँ पटकना, ये वाला काम कर ले, लेबर वाला क्लास वाला काम मिलता है उनको। इससे कैजुअलाइजेशन और बढ़ रही है। इवन अगर स्किल्ड वर्कर्स शहर में जाते भी हैं, दे स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर बार्गेनिंग पावर। चलो मान लो पढ़े लिखे लोग पहली बात तो शहर में जा नहीं रहे, शहर वाले भी साले नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर? क्योंकि फिर वही वाली बात क्या है, एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे 10,000 पोस्ट निकली, अब कोटा में बहुत सारे लोग पेपर देने गए, अब देखा तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान लो 2.4 लाख एप्लीकेशंस आ रही हैं। 2.4 लाख, चलो पेपर देने नहीं गए होंगे, 1 लाख लोग तो गए होंगे। 10,000 सिर्फ जॉब है आपके पास, पोस्ट है, 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 2.5 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट अप्लाई किया। तो कंपटीशन इतना ज्यादा, इतने लोगों को नौकरी मिल ही नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जबकि पढ़े लिखे सबके सब पढ़ के आए हैं, क्वालिफिकेशन लेके आए, डिग्रीज लेकर आए, बात वहां। तो इनको फिर जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे ये? भाई कमाना तो है ना, खाना तो है ना, जीना तो है। तो ये लोग डेली काम वाला ढूंढते हैं, कैजुअलाइजेशन इसलिए बढ़ रहा है। बात आ जाता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन अब क्यों बढ़ रहा है? एक होता है, देखो पहले इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, साहब बैंक्स वगैरह में काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, भाई व्हाइट कॉलर जॉब। एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, स्मॉल फर्म्स जहां 10 से भी कम वर्कर्स हैं, जैसे कि फार्मिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटी मोटी दुकान, शॉप, तो उसमें ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। और एक होता है फॉर्मल सेक्टर, भाई एमएनसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी सीए फर्म है, बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है। तो ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक एंटरप्राइज है, या कोई प्राइवेट फर्म है जहां 10 या 15 लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो यहां वर्कर्स को बोलते हैं फॉर्मल और यहां बोलते हैं इनफॉर्मल। इनमें बेसिक देखो फैसिलिटीज क्या है। क्या इनफॉर्मल सेक्टर को पेंशन प्रोविडेंट फंड मिलती है? नहीं मिलती। क्या इनको कोई प्रोटेक्शन वर्कर्स राइट है, कोई एक्ट बनाए गए इनके लिए? भाई फॉर्मल सेक्टर के लिए फैक्ट्री एक्ट, हाँ इनफॉर्मल के लिए एक आध एक्ट है, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, ये इन लोगों को भी बचाएगा कि भाई अगर इस कैटेगरी का काम है, ये अगर ड्राइवर वाला काम कर रहा है, ड्राइविंग एक स्किल्ड काम में आएगा, है मान लो इनफॉर्मल सेक्टर पर, उसको मिनिमम इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए। ऐसा करके मिनिमम वेजेस एक्ट प्रोटेक्ट करता है। पर मेजर एक्ट यही बने हुए, ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो फॉर्मल सेक्टर के लिए बनाए गए। इन लोगों की ट्रेड यूनियन काम करती है, ट्रेड यूनियन इनके एम्प्लॉयज की टेक केयर करती है, कहीं इनको ज्यादा काम करवा के कम पे ना दे। इनकी क्या ट्रेड यूनियन, बहुत बैठे तेरे जैसे, चल जा निकल, तेरी जगह किसी और को हायर कर देंगे। मालिक ऐसे बात करता है। इनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनको जॉब सिक्योरिटी है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वैलिड रीजन, जस्टिफाइबल नेचुरल जस्टिस के बाद ही आप हटा सकते हो, आप ऐसे हटा ही नहीं सकते, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए बॉस। तो ये तो हो गया फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। पर इनफॉर्मलाइजेशन, ऐसी नौकरियां ही उल्टा भारत में अब ज्यादा है। इसको हमने थोड़ा सा एनालाइज किया है, देख सकते हैं आप लोग। तो सिचुएशन वेयर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। व्हाइट कॉलर जॉब बहुत कम है, बहुत कम है।
तो फॉर्मल वर्कर्स लाइक रेगुलर वर्कर्स, इनफॉर्मल लाइक डेली वेजर्स, फिर वही वाली बात जो ऊपर समझा के आया हूँ। इनफॉर्मल वर्कर्स फेस जॉब इनसिक्योरिटीज, कभी भी निकाले जा सकते हैं। लाइकली टू बी, इसलिए ये लोग क्या बोलते, किस चीज में आ जाते हैं, कैजुअल में। एक जगह नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी जगह आ जाते हैं, तीसरी जगह आ जाते हैं, चौथी जगह चले जाते हैं। 1951, 1991 और अभी की स्थिति क्या है? 1991 में तो भैया हमारा कसूर नहीं है, अभी अभी तो हम आजाद हुए, तो हमारा पूरा फोकस सब एग्रीकल्चर 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 पे था। तो प्लानिंग बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न एम्स टू इंक्रीज फॉर्मल जॉब, ऐसा हमने सोचा था, बट इन रियलिटी अपोजिट हैपेंड, इनफॉर्मल जॉब्स उल्टा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ आता नहीं था इनको, इसलिए तो इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा था। लोग बाग पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे तब। छोटी उम्र में शादी हो जा रही थी, छोटी उम्र में कमाने की लग जा रही थी, फैमिली कौन चलाएगा? ठीक है जी। 1991 में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया क्योंकि एलपीजी आया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े इजी किए, रिलैक्स किए, लोगों को बिजनेस करना अब थोड़ा इजी लगने लगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक अच्छी हो गई। प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत सारा ऐसा काम था जो पहले लाइसेंस सिस्टम पे चलता था, सारा काम सरकार ही करती थी, सुई से लेकर प्लेन तक सब सरकार बनाएगी। सरकार सोशल वेलफेयर पे काम ज्यादा करती थी, प्रॉफिट मेकिंग पे नहीं, इसलिए लॉस ही लॉस हो रहा था। तो बहुत सारा काम सरकार ने प्राइवेट लोगों को दे दिया, 5-6 सेक्टर सरकार संभाल रही थी, बाकी पूरा काम प्राइवेटाइजेशन। टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट सेक्टर आ जाओ, रोड बनाने में प्राइवेट सेक्टर आ जाओ, आज तो इलेक्ट्रिसिटी देने में प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक गैस सप्लाई में प्राइवेट सेक्टर। आज इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना, क्योंकि कंपनियां हमेशा बेनिफिट का पहले सोचती हैं, प्रॉफिट कमाने का पहले सोचती हैं, सोशल वेलफेयर सेकेंडरी होता है उनका। फिर आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। भाई एमडीएच के मसाले इंडिया के अलावा भी बिक रहे हैं, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के अलावा बाकी जगह भी सर्विस दे रही है, दरवाजे खुल गए, बाउंड्रीज हट गई है ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, इससे क्या हुआ, इट पुश शिफ्ट टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी और हमारा डिमांड सप्लाई पे फर्क पड़ा। ठीक, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी क्यों कर नहीं कर रहे, हमें जब यहाँ पे नौकरी मिल रही है, यहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। फिर आता है अभी की बात, अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर्मल वर्कर्स सिर्फ बचे हैं 6%, सिर्फ 100 में से 6% लोग ही फॉर्मल वर्कर्स हैं, जिसमें से भी 20% ही फीमेल हैं, 80% मेल हैं। ये 6% का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया है, और 94% आज इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें से फीमेल 30% है और मेल 70% है। ये आपको इम्प्लीकेशंस में लिख के आना है, ठीक है ना। तो इनफॉर्मलाइजेशन ही क्या लीड करता है, कैजुअलाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपको दुकानें ज्यादा मिलेंगी प्राइवेट लोगों की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज्यादा, समझे। मैंने बोला था आज कम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, 3 ही टॉपिक पढ़ें। प्लीज ये याद करने के बाद ही 4th यूनिट पे, मतलब 4th पार्ट पे आना। बहुत ज्यादा नहीं कवर किया है, सिर्फ 3 टॉपिक ही कवर किए हैं, कोई बोर नहीं हो रहे हो तुम, ऐसी सब फालतू बातें दिमाग में मत आने दो, ये सब टॉपिक याद करके सो। अगर तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 याद करके आप सो रहे हो, फिर पार्ट 4 पे जाओगे, राजा हो तुम, राजा। हाँ, रानी लोग बैठे हैं तो रानी भी है, आ रही बात समझ में। तो पार्ट 4 पे जल्द मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने फिर से मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तीनों पार्ट देखने के साथ साथ वही इंपॉर्टेंट काम, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और याद कर, ठीक है। तो अपना भी ख्याल रखो और माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। जय श्री राम।